आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स, पीपीटी क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है? दृष्टि, रिकॉर्डिंग क्लियर? देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, पीपीटी चेक कर लो सारा। आवाज क्लियर है, रिकॉर्डिंग सेक्शन ऑन है, पीपीटी क्लियर है, टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? लेमार्किज्म की थियरी देखी थी। अभी हम लोग क्या देख लेते हैं कि डार्विन की थियरी क्या थी। थोड़ा जल्दी चलेंगे इसको। और आवाज क्लियर है ना? इन्वायरमेंटल की नोट्स, बाकी नोट्स हमको कोई भेजा था टेलीग्राम पे, लेकिन वो पता नहीं क्यों डिलीट हो गया, अब दिखा नहीं रहा। स्वाति भेजी थी शायद, क्या वो दिखा सीन नहीं हो रहा, शायद डिलीट हो चुका है मेरे चैट लिस्ट से। तो इन्वायरमेंटल की नोट्स अगर मिलेगा, अमन या कोई भी भेजा होगा तो हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। इन्वायरमेंटल तो पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना तुम लोग को, वो जूलॉजी और उसमें दोनों में है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इसका नेचुरल सिलेक्शन डार्विनिज्म का क्या था। सीधा सीधा एक एक लाइन में ये समझो कि भैया जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा, जो नेचर के अकॉर्डिंग जो रह पाएगा वही यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। जो नेचर को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सिंपल इन्होंने ये दिया था, जो नेट स्लो है, मतलब समझा नहीं? आवाज तुम्ही लोगों में एक लोगों में कट रही है कि सब लोगों में कट रही है? भैया आवाज एक ही लोगों में कट रही है कि सभी लोगों में कट रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। अच्छा, क्लियर है, ओके। तो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया था? तो डार्विनिज्म की सिद्धांति या डार्विन की थियरी आई थी हमारे पास, ठीक है। क्लियर है? तो पहला जो पैराग्राफ इन पे जो विजिबल हो रहा है, एक बार हम रीड कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। तो देखो, अच्छा इसको पहले बताने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर सबसे पहले देखेंगे, इन्होंने एक वर्ड कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नॉट अराइवल ऑफ फिटेस्ट। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो यहाँ पाएगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा इस इन्वायरमेंट में। एक से जो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा वही यहाँ पे रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा जो भी बर्ड्स देखे होगे इलाहाबाद में पाए जाते हैं, जो संगम के किनारे, अभी देखोगे बीच के महीने में गायब हो जाते हैं। तो अगर उनको उस इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर वो नहीं मिलेगी तो यहाँ पे वो सरवाइव नहीं करेंगे, वो दूसरी जगह पे जहाँ पे मिलेगा वहां चले जाएंगे। चलिए इसमें लिखना कैसे, क्या क्या लिखना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला जो लाइन आपको स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिख रहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि चार्ल्स डार्विन, जो रॉबर्ट डार्विन थे 1809 एंड 1882 में, बाई फॉर द मोस्ट फेमस इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। एंड प्रपोज, पहले इंग्लिश में पढ़ देते फिर इसको हिंदी में एकदम बढ़िया समझा देते हैं। And he proposed the idea of natural selection. He took a voyage of exploration of famous ship HMS Bengali with a doctor Henslow, and visited many islands for just like Atlantic Ocean and South America का जो कोस्ट था आपको देखने को मिला, आइलैंड ऑफ साउथ पैसिफिक ड्यूरिंग द। देखो सिंपल यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये पहले एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, ठीक है ना। इन्होंने ही एक नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया इन्होंने दिया था। कौन दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन की खोज में इन्होंने एक मतलब अपने जहाज से, जहाज का नाम था HMS बीगल के नाम से था। इस जहाज से इन्होंने डॉक्टर हेंसलो के साथ इन्होंने
खूब सारे आइसलैंड पे विजिट किया, जैसे कि साउथ अमेरिका का अटलांटिक ओशियन हो गया, फिर आइसलैंड हो गया साउथ पैसिफिक का। तो जब ये मतलब कि क्या बोलते हैं कि जब ये नाव के साथ से ये जो भी ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने हर जगह पे जा जाके उन्होंने नोट किया, हर जगह जगह मतलब हर आइसलैंड पे जाके नोट किया, और उन्होंने मटेरियल कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन को जनरलाइज किया कि भैया यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे क्या देखने के लिए मिला, इस लैंड पे क्या देखने के लिए मिला, ठीक है ना। तो डार्विन एक जनरलाइज आइडिया मतलब अपने लाइफ के बारे में इन्होंने ये बताया, ठीक है न, कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कैसे कैसे लोग यहाँ पे कैसे इवॉल्व हुए हैं, या प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो इन्होंने जब बेसिकली इन कौन हर जगह पे जो स्पीसीज रहते हैं वो उनका इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, वो नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल के हिसाब से जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे हर जगह देखने को मिल रहे थे। जो डार्विन ने देखा, जब ट्रेवल करके देखा, तो मतलब यहाँ पे उन्होंने यही देखा भाई कि जो जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट कर पा रहा वही उसी अकॉर्डिंग वहां पे वही जानवर या वही जीव वही लोग वहां पे रह पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन टीएच माल्थस ने दिया था, ये तो तुम लोग जानते हो कि काफी नीट वगैरह में पूछा जाता है, एक वर्ड का काफी यूज है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में अगर समझेंगे यहाँ से देखो, उसके बाद हम लोग पोस्टुलेट की तरफ जाएंगे। 22 ईयर्स आफ्टर ही रिटर्न, मतलब कि इन्होंने जब मतलब ट्रेवल किया, लेकिन फिर 22 साल बाद जब ये वापस आए, डार्विन साहब जब आप पूरे इंफॉर्मेशन जो भी मतलब इंफॉर्मेशन इन्होंने गैदर किया था, ये सब कुछ गैदर करके अपना जो भी इंफॉर्मेशन की क्या क्या चीजें हैं, तो फिर वो वापस आए 22 साल बाद, मतलब कि 22 ईयर्स आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम द मतलब कि जो ये जो भी ट्रेवलिंग के लिए निकले थे यहाँ से, ठीक है। लेकिन फिर भी वो ट्रेवल होने का इतना करने के बाद फिर से वो इंफॉर्मेशन को और गैदर कर रहे थे कि हमें और भी चीजें मिल जाएं, ठीक है। क्लियर हुआ, यानी दिक्कत कोई मतलब कोई परेशानी यहाँ पे? तो जब ये वापस लौटे तो इनको क्या देखने के लिए मिला, वेरिएशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो डार्विन और एक वालेस जो अल्फ्रेड रसेल वालेस थे, ये दो साइंटिस्ट थे, जॉइंटली ने इन्होंने क्या किया, इस पूरे जो भी अपने ये वर्क को पूरी तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट किया और बताया भैया। डार्विन ने फिर जाके लास्ट में जब ये पूरा ट्रेवल करके आए तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और इन्हीं इसी में ही इसी थियरी को नेचुरल सिलेक्शन के इसी थियरी को एक्सप्लेन किया गया, नेचुरल सिलेक्शन, इसी को हम लोग डार्विन थियरी के नाम से जाना जाता है। तो इस दो पैराग्राफ में आपने यही समझा कि भैया एक रॉबर्ट डार्विन थे, जिन्होंने एक फेमस इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। अब ये नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया दिए थे इन्होंने, कौन सी HMS बिंगल नाम की एक शिप थी, उसके साथ ये गए थे, काफी आइलैंड वगैरह पे ट्रेवल किए, वहां पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन को गैदर की कि कैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। फिर लगभग 22 साल तक ये ऐसा काम करते रहे। फिर उन्होंने जब वापस रिटर्न हुए तो उन्होंने अपने आइडिया को वॉलेस अल्फ्रेड रसेल वॉलेस थे, उनकी मदद से दोनों लोग ज्वाइंटली अपने वर्क को प्रेजेंट किए, और इन्होंने बताया कि भैया जो डार्विन पब्लिश की एक फेमस बुक जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और उन्होंने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को इसी में एक्सप्लेन किया था, इसी को हम लोग डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। यही इस पूरे दो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, टाइप इन चैट बॉक्स। स्वाति, अमन, सिपांजलि, क्लियर हुआ? देखो एग्जाम में आएगा तो आपको बुक में तो 1 लाइन 2 लाइन का लिख जाएगा, लेकिन आप उसके बारे में लिखोगे तब ना, थोड़ा हिंदी में समझे रहोगे कि हाँ क्या क्या हो रहा है, तो अपने लैंग्वेज में बना के लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे ना। अब यहाँ पे अब यहाँ पे बात करेंगे क्या, बेसिक पोस्टुलेट के बारे में, ठीक है। बेसिक पोस्टुलेट के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे बेसिक पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। देखो लिखा हुआ है कि द एसेंस ऑफ डार्विन थियरी about evolution is natural selection and the rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or lifespan. Darwin theory of natural selection is based upon the 5 fundamental principle. तो इस जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, इसी 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे हमारा ये डार्विन थियरी पूरी तरीके से बेस्ड है। सबसे पहला क्या है, इनॉमरस फर्टिलिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या बता रहा है, ध्यान दीजिए। देखो पहले इसको रीड कर देते हैं फिर समझा देते हैं। ऑल लिविंग बींग्स हैव अमेजिंग फर्टिलिटी and every organism has innate desire to produce own progeny.
for continuity of race. This productivity of living organism is far beyond ultimate number which can possibly survive. The space and available food supply is limited, but the number of organisms increases in geometric ratio. The elephant, the slowest breeder among the mammal, produce 6 young ones in lifetime of about 90 years. If we presume that all progeny survive, ठीक है, then in period 750 years there would be 19 million elephant descended from the single pair. An oyster lay about 6 million eggs in air. If entire progeny survive and multiplied, then the hips of their cell would be the size of earth in year. देखो सिंपल भाषा में समझो, ये कह रहे हैं इनॉमरस फर्टिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में यह कह रहे हैं कि भैया सभी लिविंग बींग्स के पास, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद मतलब इननेट डिजायर मतलब क्या है, खुद मतलब प्रोजेनी मतलब कौन से मतलब एक साल में कितने बच्चे किसके होते हैं, या फिर देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन यहाँ पे जो फूड सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इस इनके अकॉर्डिंग यही कहना चाह रहे हैं कि भाई फर्टिलिटी, एनॉर्मस फर्टिलिटी देखने को मिलता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत स्लो ब्रीडर होते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, मतलब अपने पूरे लाइफ समय में 6 ही बच्चे मतलब देखने को मिलते हैं उसके अंदर। तो ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइफ कंटिन्यूटी में अगर हम लोग देखा जाए तो भैया रेस कंटिन्यूटी के अंदर भाई कई सारे ऐसे हैं कि जो पॉपुलेशन ब्रीडर है, स्लोवेस्ट ब्रीडर है, कोई ऐसे तेज ब्रीडर है। तो यहाँ पे क्या है कि फूड का जो सप्लाई वो लिमिटेड है, फूड का सप्लाई लिमिटेड है, तो भाई यहाँ पे वो कह रहा है कि जिसको प्रॉपर खाना, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल पाएगा वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, जिसको प्रॉपर खाना भोजन नहीं मिल पाएगा तो वहां वो यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में यही बता रहा है कि भैया इसके अंदर आप देखोगे तो इस पूरे इसके अंदर यही आपका बताया गया कि भैया यहाँ पे आपका लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई है और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनकी पॉपुलेशन मतलब उतनी तेज नहीं बढ़ती है तो यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है, तो यहाँ पे वही सर्वाइव कर पाएगा जो इस कंडीशन को अडॉप्ट कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड देखने को मिलता है। तो लास्ट की 3 लाइन में यही लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा कि हक्सली एस्टिमेटेड दैट descendant of single pair of green fly, if all survive and multiply at the end of one summer only, would weigh down the population of China. However, regardless of the rate of reproduction of species, its number remain roughly constant under the fair stable environment. तो सिंपल लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया वही चीज आप लिख के आओगे एग्जाम में, पूरा इतना बड़ा लिख के नहीं आओगे, बस खाली हम हेडिंग आपको बता दे रहे हैं और उसके अंदर की क्या चीजें बता रही हैं उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। दूसरा है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है, क्लियर हुआ। पहला आपको क्या हुआ कि इनॉमरस फर्टिलिटी समझ में क्या होता है, टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो। हेलो, आवाज क्लियर है। देखो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे ना तो इस पूरे लाइन में यही लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में अगर समझोगे इस पूरे लाइन में, ये पूरे लाइन को एक लाइन में लिख सकते हो, बस खाली आप 4-5 हेडिंग में लिखोगे तो सही रहेगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि हमारे पॉपुलेशन में आपको देखोगे इंडिविजुअल ज्यादा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है, सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर कंपटीशन बढ़ रहा है दूसरों के बीच में, चाहे वो खाने को लेके कंपटीशन बढ़ रहा हो, चाहे हमारे इन्वायरमेंट में नौकरी को लेके कंपटीशन बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है नौकरी का करेगा तभी तो किसी दूसरे को, अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को खिला पाएगा, यही होता है ना। तो स्ट्रगल ऑफ सब के लाइफ में स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है भाई। जो नौकरी पाएगा वो अच्छे से एग्जिस्ट करेगा इस इन्वायरमेंट के अंदर, जो नौकरी नहीं पाएगा या बेसिकली अच्छे से नहीं पढ़ेगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस सोसाइटी के अनुसार। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ कि भैया स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है कि बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जो प्रोड्यूस है, लगभग नंबर्स में ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो देखोगे ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन लेवल काफी हाई हो गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे टोटल 3 तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला इंटर स्पेसिफिक होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है और एक्स्ट्रा स्पेसिफिक होता है। तो इंट्रा स्पेसिफिक में यही बता रहा है कि जब सेम मेंबर के अंदर जो स्ट्रगल होता है या कंपटीशन होता है, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे फिर वो खाने के लिए हो, चाहे शेल्टर के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए, देखो यहाँ पे लिखा होगा फॉर द फूड के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो इंटर स्पेसिफिक होता है।
इंटर स्पेसिफिक होता है। अब इंटर स्पेसिफिक होता है कि जब स्ट्रगल या कंपटीशन किसी दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होता है और सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे खाने के लिए हो, चाहे स्ट्रगल के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए, तो उसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। एक्स्ट्रा स्पेसिफिक क्या होता है? देयर इज ए स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंट, जो कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन से लड़ रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो। जैसे कि कहीं पे ऐसा होता है कि भाई वहां पे सूखा पड़ गया, मान लो तुम लोग घर, जो भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मोस्टली ऐसे होंगे जहाँ पे अनाज वगैरह प्रॉपर होता होगा, अगर वहां पे सूखा पड़ जाए या ठंडी पड़ जाए या फिर हीट ज्यादा गर्मी पड़ने लगे, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये कहोगे ना स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको एक्स्ट्रा स्पेसिफिक, मतलब कोई एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो अफेक्ट कर दे उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्पेसिफिक के नाम से जाना जाता है। तो पहला आपने देखा इनॉर्मस फर्टिलिटी, दूसरा आपने देखा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, तीसरा पॉइंट देखते हैं वेरिएशन अंडर नेचर। ठीक है, अब सबसे पहले समझो वेरिएशन अंडर नेचर क्या होता है। वेरिएशन अंडर नेचर यही होता है भैया, वेरिएशन अंडर, जैसे कि कोई भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, जैसे अमन और सिपांजलि एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्टली सिमिलर दोनों लोग नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा कि जिसको गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होगी, ऐसी होगी जिसको ठंडी क्षमता होगी, तो उसी को हम लोग वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। तो यही लिखा है कि नो टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज आर एग्जैक्टली सिमिलर, दे हैव सम डिफरेंसेस। और यही जो डिफरेंस होता है इसी को वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। बिना वेरिएशन का इवोल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं इस दुनिया में। यानी कि इवोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं वेरिएशन, कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यही कह रहा है कि वेरिएशन हमारा इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में एक नए करेक्टर को राइज करने में या हेरिडिटी में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने में काफी मददगार होता है, काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो वही वेरिएशन, इतना ही लिखना, ये पूरा जिराफ वाला एग्जाम्पल एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये पूरा यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरिस्टेम एंड स्ट्रगल वेरिएशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है, पढ़ लेना, पीडीएफ शेयर किए। अब सीधा आ जाओ, चौथा पॉइंट क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो बताओगे ड्यू टू स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की वजह से। अब सिंपल भाषा में सोचो, इस न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन में पहले बहुत सारे जंगल पाए जाते थे, अब उतने जंगल नहीं है, देखोगे अब उतना नहीं है। तो यहाँ पे कहोगे नेचर को जो सेलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारे उतने ज्यादा फूड नहीं है, उतने फूड वगैरह नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब हमारा जो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन जो आज के जनरेशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएगा, अपने आप को बेसिकली अडाप्ट कर पाएगा, वही इस इन्वायरमेंट पर रह पाएगा, वरना वो यहाँ पे रह ही रह पाएगा। उसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से जाना जाता है। देखो वही चीज लिखिए कि ड्यू टू द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस यूज useful heritable variation only those individuals survive with the best fitted to the new condition। तो कह रहा है कि वही लोग यहाँ पे बेस्ट सुटेड है इस इन्वायरमेंटल कंडीशन, वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन से अपने आप को ढालेंगे। द इंडिविजुअल विच सर्वाइव सो हायर सेलेक्टिव वैल्यू इन कोर्स ऑफ टाइम दे डेवलप वेरियस एडेप्टेटिव मॉडिफिकेशन, या अपने अंदर जो चेंजेस लेके आएंगे वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, उसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, यहाँ पे देखोगे कि डार्विन ने यही बताया था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बाय द नेचुरल सिलेक्शन बहुत कॉमन एग्जांपल है। बताओगे इस पॉपुलेशन के अंदर जैसे जिराफ होता है, अपने आप को वेरिएबल नेक के लेंथ के हिसाब से, देखो क्या हुआ, ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे जिराफ है, जरूरत के हिसाब से अपने गर्दन को ऊपर कर लेता है खाने को तोड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाएगा, तो भाई वो सरवाइव कर लेगा यहाँ पे। जो ऐसे नहीं कर पाएगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो टॉल ट्री पे चाहे पत्तियां के लिए चाहे खाने के लिए वैसे अपने गर्दन को ऊपर करके अपने भोजन को ले सकता है, और जो ले लेगा जाहिर सी बात है उसको खाना वजन जब उसको आसानी से मिल जा रहा है ना। अब जैसे किसी को नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, किसी को नहीं करनी पड़ती है। तो यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है इस पैराग्राफ के अंदर। और पांचवा हो गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन दिस कोर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेस्ट फिटेड एंड सुटेबल इंडिविजुअल सर्वाइव become adjusted in this nature as environmental is ever changing. Further the change occur and thus new adaptation appear in organism and the later descendant after the several generation become quite distinct from their ancestor। ये कह रहा है कि जो भी हमारे बेस्ट सुस्टेड इन्वायरमेंट है, जो भी हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है,
उसके हिसाब से जो अपने आप को चेंज कर पाएगा वही इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह पाएगा, जीवित रहेगा। और जाहिर सी बात है, जो अभी का है और जो पहले के लोग रहते थे उन दोनों में काफी अंतर है। तो यही कह रहा है कि जो डिसेंडेंट, जो हमारे एंसेस्टर रहते थे और आज के जो जनरेशन है, दोनों के बीच में काफी अंतर है, कैरेक्टर में भी काफी डिफरेंस है। तो यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करना है 5 पॉइंट में कि आपका डार्विनिज्म थियरी क्या थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। अब देखो ड्रॉबैक क्या था, क्रिटिसिज्म क्या थी डार्विन थियरी की। ड्रॉबैक यही, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि डार्विन ये नहीं क्लियर, उनको यही नहीं पता था कि वेरिएशन का जो मेन सोर्स है, मेन कारण है वो क्या है। क्या नेचुरल सिलेक्शन में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब क्या सोर्स है, कौन सा प्रूफ है कि भैया हमारा ये एंसेस्टर यहाँ पे सरवाइव कर पा रहा वही रहेगा, जो नहीं कर पा रहा वो नहीं रहेगा, रह रहा है जो अडाप्ट नहीं कर पा रहा वो नहीं पा। तो ये चीजों को पूरी तरीके से प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। बस खाली ये नहीं बताया था मेंटल फैक्टर रोल प्ले करता है, और ये फैक्टर जो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे रहेगा वही जीवित रहेगा। यानी कि इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बता दिया था, लेकिन अराइवल यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आया कैसे इसको इन्होंने नहीं बता पाए थे। तो यहाँ पे यही एक लाइन में आगे लिखोगे, इनफैक्ट ही कंसीडर ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब खाली वो यही बताए थे कि जो यहाँ पे जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से रहेगा वही बचेगा। इन्होंने ये बताया था कि कोई नया ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आएगा तो कैसे बचेगा, मतलब कोई जाहिर सी बात है कोई मर जाएगा तो कोई नया भी तो आएगा। तो अराइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में ये नहीं बता पाए थे, प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। खाली ये बता देते थे जो यहाँ पे रहेगा बचेगा वही बचेगा जो इसको इसके हिसाब से रह पाएगा, लेकिन नया ऑर्गेनिज्म भी तो बचेगा ना, जैसे जानकारी नहीं दी थी। तो आज की क्लास यहीं पे